चलिए आज हम लोग यूपीएससी 2025 यानी इसी साल पूछा गया एक निबंध है। निबंध क्या है? बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। क्या क्या कह रहा है? द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। समझ में आई बात? बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। यूपीएससी में 2025 इसी साल पूछा गया है, इसी पर बात करेंगे हम लोग। देखिए इस पे आप लोग देख रहे हैं, इसका अर्थ स्पष्ट है। अर्थ स्पष्ट है, इसका आशय स्पष्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही गूढ़ है, समझने में मुश्किल हो रही है। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तोड़ कर जो हम शब्द का अर्थ विस्तार करते हैं, इसमें उतनी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ है यह कि बिना लड़े ही क्या परास्त कर सर्वोच्च कला है। सर्वोच्च मतलब क्या? जितने भी कलाएं हैं, जितने भी तरीके हैं दुश्मन को परास्त करने के, उसमें सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंची कला क्या है? बिना लड़े दुश्मन को परास्त कर देना। इसमें अंग्रेजी में लिखा है द सुप्रीम आर्ट। सुप्रीम आर्ट समझ रहे हैं? सर्वोच्च कला ऑफ वॉर इज टू सबड्यू। सबड्यू मतलब होता है डिफीट करना, पराजित करना, या नियंत्रण में लेना, या प्रभावित करना। सबड्यू का मतलब क्या होता है? सबड्यू का मतलब क्या होता है? पराजित करना या नियंत्रण में लेना या प्रभावित करना। बिल्कुल इस तरह प्रभावित करना कि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, आपके अधीन आ जाए। ओके, तो बिना लड़े ही युद्ध में परास्त करना दुश्मन को युद्ध की सर्वोच्च कला है। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि बिना लड़े ही, एक तो तरीका है लड़ाई करके दुश्मन को परास्त करने का, दो तरीका। पहले हम लोग इस कथन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद भूमिका, मेन बॉडी और उपसंहार पर चलेंगे। जैसा कि हम पढ़ाते रहे, दुश्मन को परास्त करना यही है ना। इसमें मुख्य है कि दुश्मन को परास्त करना। उसमें बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका कौन है? बिना लड़े, बिना फाइट किए दुश्मन को कंट्रोल में लेना, नियंत्रण में लेना। तो ये दुश्मन को परास्त करना एक तो तरीका है लड़ाई करके। क्या? लड़ाई करके, फाइट करके, फाइटिंग। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अगर फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो क्या होता है? हिंसा, हिंसा होती है, रक्तपात होता है, मानव संसाधन का विनाश होता है, मानव संसाधन का विनाश, और भौतिक संसाधन का विनाश होता है, और बड़े पैमाने पर होता है ना। चाहे व्यक्तिगत रूप से आप लड़िए तो भी आपके एनर्जी का, आपके संसाधन का, आपके मान सम्मान का, आपकी गरिमा का ह्रास होता है ना। किसी से हाथापाई करते हैं तो होता है ना। तो और बड़े पैमाने पर जब लड़ते हैं तो विनाश तो होता ही है, भयंकर विनाश होता है। विनाश केवल मानव का ही विनाश, मानव संसाधन, पशु संसाधन, प्रकृति का विनाश होता है। और आजकल जो ये तोप, गोला बारूद, परमाणु बम, मिसाइल वगैरह जो छोड़े जाते हैं, प्रकृति का विनाश होता है उसमें, है ग्लोबल वार्मिंग है, CO2 एमिशन होता है, खतरनाक गैसों का एमिशन होता है, जो किसी न किसी रूप में प्रकृति, पर्यावरण, सबका विनाश, सबके विनाश का कारण बनता है। ठीक है, और संबंध बिखरते हैं, संबंधों का टूटन, परिवार का बिखरना, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं,
और युद्ध खत्म होने के बाद भी समस्या बनी रहती है। अनाथ, विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों, बेसहारा बच्चों, ठीक है, बेसहारा वृद्ध व्यक्ति जिसका बेटा मर गया, बहुत तरह की समस्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्या युद्ध उत्पन्न करता है। कौन? युद्ध, ठीक है। तो और इसलिए कहा गया बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। अब इसका उदाहरण देख लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, करोड़ों लोग मारे गए और कुछ भी निकला हल। और हमारी संस्कृति में जो महाभारत है, युद्ध हुआ, दुर्योधन ने युद्ध किया, सुच्यग्रंथ नैव दास्यामि बिना युद्धेन की सभा, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, एक एक करके सभी राजवंश धराशायी हो गए। खुद कौरवों के वंश में कोई सुई का नोक का जमीन भी उपभोग करने वाला कोई नहीं रहा। पांडवों की तरफ से भी भारी क्षति हुई। तो युद्ध जो है वह क्या है? अंतिम विकल्प है, फाइटिंग करना। और क्या तरीका है दुश्मन को परास्त करने का? अहिंसा तरीके से। क्या है तरीका? वही जो हमारे यहां लड़ी गई सबसे स्पष्ट उदाहरण महात्मा गांधी के द्वारा, और वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। और आगे क्या है? धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, वाहरे दुश्मन के किले पर भी न तूने की चढ़ाई, वाहरे फकीर खूब करामात तूने दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और क्या है? शतरंज बैठा बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को भगाना, पर तू भी था बापू उस्ताद पुराना, तू भी था बापू उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाव कि उल्टी पड़ी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गाने में बताया गया है गांधी जी ने जो अहिंसक सत्याग्रह का उपयोग किया, ठीक है, वह एक उनकी राजनीति भी थी, कूटनीति भी थी, ठीक है, और उसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया। तो अहिंसक तरीके से सत्याग्रह हमारे यहाँ। और ये फिल्म, ये गाना जो है, ये गाना जागृति फिल्म की का गाना है, 1954 में ये फिल्म आई थी, और गाई है लता मंगेशकर, और लिखने वाले थे संगीत गीतकार ये कवि प्रदीप, ठीक है, संगीतकार थे हेमंत कुमार। तो ये गाना आप कहीं भी दे सकते हैं, शुरू भी इस गाना से ही कर सकते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो और तरीका क्या है? अहिंसक तरीके में क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्या? सत्याग्रह में आ गया सब कुछ। दुश्मन को परास्त करने का और क्या तरीका हो सकता है? दुश्मनों में भय पैदा करना, इस तरह भय पैदा करना कि वो लड़े बिना क्या करे? हथियार डाल दे। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ है कभी कि भाई से ही? कब? सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने, चाणक्य ने जो राजनीति और कूटनीति खेला, और घनानंद के डर से भी सिकंदर की सेना वापस चली गई। हालांकि उसने युद्ध और मार काट किया। आज के समय में देखा जाए बिना युद्ध किए, खुद उदाहरण है व्यक्तिगत रूप में महात्मा बुद्ध। उदाहरण बहुत सारे ढेर पड़े। एक तो उदाहरण हमारे यहाँ क्या है? गांधी जी का। महात्मा बुद्ध का दीजिए, अंगुलीमाल भयंकर 99 को मार के 100वां खोज रहा था कि किसको मारा जाए। कहा जाता है 100 व्यक्ति को मारने की शपथ खा लिया था, और गिनती सही रखने के लिए वो हर एक का उंगली काट के
माला बनाता था ताकि गिनती सही रहे, इसलिए उसको उंगली माल कहा जाता था। 99 को काट डाला था और 100वें की तलाश में था ताकि प्रण पूरा हो जाए। और कहा जाता है कि जब उसकी माँ को यह पता चल गया कि 99 को मार चुका है और 100वें की तलाश में है, तो उसकी माँ बराबर जाती थी पहले मिलने, वो मिलने से इनकार कर दिए। उसको लगा कहीं मेरा बेटा हम ही को मारकर अपना प्राण पूरा न कर ले। तो अंगुलीमाल से बुद्ध ने क्या किया? फाइट किया, शस्त्र उठाए बुद्ध। लेकिन अंगुलीमाल का पूरी तरह परिवर्तन हो गया। अंगुलीमाल डाकू से क्या बन गया? बौद्ध भिक्षु। घोर हिंसक से क्या बन गया? अहिंसक बन गया। तो किस तरह हुआ? बिना लड़े ही। लड़ करके किसी को पराजित करना तो कोई भी कर सकता है, और पराजित होने वाला हमेशा के लिए पराजित होगा, कोई गारंटी है? अरे पृथ्वीराज चौहान ने हिंसा से मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, तो मोहम्मद गोरी चुपचाप बैठा रहा? फिर क्या हुआ? फिर आया। तो गारंटी नहीं है कि युद्ध के द्वारा, हिंसा के द्वारा आप किसी को बस में करना चाहते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अस्थायी होगा। फिर से उसकी हिंसा जाग सकती है, आपके शत्रु की हिंसा। लेकिन ये अहिंसा के द्वारा अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि बुद्ध ने किया किसका? अंगुलीमाल का। जैसा कि महात्मा गांधी ने किया किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, तो वो क्या होगा? अस्थायी होगा। तो जीत, अगर युद्ध के द्वारा आप किसी को पराजित करते हैं तो वो जीत कितने देर की होगी? अस्थायी होगी या अस्थायी? अस्थायी। लेकिन अहिंसक तरीके से या और तरीके से अगर पराजित करते हैं तो वह क्या है? उसमें अस्थायी जीत होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कहा गया सुप्रीम, सर्वोच्च कला है। ठीक है। हालांकि महाभारत में तो हिंसा हुई, लेकिन महाभारत की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाले कृष्ण ने क्या किया? हथियार उठाया है? तो कृष्ण ने जो खेल खेला, कुटिल चाल चले कृष्ण, उसमें कहीं भी उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया है। एक बार शस्त्र उठाया तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए एक बार शस्त्र उठाते हैं, लेकिन वो शस्त्र चलाते नहीं। ठीक है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं भी गंगा पुत्र अगर हूं तो जरूर कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा, यानी कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। तो कृष्ण ने क्या कहा था? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो एक बार ऐसा हुआ, अर्जुन पर इतना ताबड़तोड़ भीष्म पितामह ने ये बाणों की वर्षा किया, कृष्ण को अर्जुन को बचाने के लिए रथ से उतरकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करना पड़ा। चलाना नहीं, चलाते तो भीष्म पितामह खत्म हो जाते। तो भीष्म पितामह ने शस्त्र को रखकर उनकी प्रार्थना आरंभ कर दिया, आराधना। ठीक है, तो ये बात अलग है। लेकिन कृष्ण ने एक एक हर एक योद्धा को किस तरह पराजित किया है, किस तरह गिराया है? बिना लड़े। ठीक है, जैसे भीष्म पितामह को लड़ाई से पराजित होने वाले थे, वो पराजित होने वाले थे, कुटिल चाल चला। किसने? कृष्ण ने। द्रौपदी को लेकर गए कृष्ण, द्रौपदी ने प्रणाम किया, और द्रौपदी पुत्रवधू थी, तो पुत्रवधू को क्या आशीर्वाद दिया जाता है? पुत्रवधू को अगर ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या आशीर्वाद देते हैं? सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी ने कहा सौभाग्यवती कैसे? आपने तो कसम खा रखा है क्या कि 5 पांडव को मैं मार दूंगा, दुर्योधन को आपने वचन दिया है। तो भीष्म समझ गए द्रौपदी जो प्रणाम करने आई है, इसके पीछे कोई चाल है। और किसकी चाल है? तो उन्होंने पूछा किसके साथ आई हैं? तो कृष्ण के साथ। और फिर भीष्म को अपना राज बताना पड़ा कि मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है। तो एक पूर्व जन्म की जो स्त्री थी, कौन था? थी शिखंडी। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने ताबड़तोड़ बाण चलाकर भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया। द्रोणाचार्य को भी कृष्ण कैसे? छल से ही ना। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। यह परास्त करने का मतलब सर्वोच्च कला क्या है? बिना लड़े ही। और यह भी है कि कम से कम क्षति हो। कम से कम क्षति कैसे होगी?
कुटिल, जैसे कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण अगर कुटिल चाल नहीं चलते, कूटनीति नहीं करते तो क्या होता, पांडवों का विनाश, भारी विनाश होता ना। तो कूटनीति के द्वारा भी, कूटनीति क्या हिंसक है, अहिंसक। कूटनीति के द्वारा दुश्मन को अलग थलग कर दीजिए, जैसे पाकिस्तान को हम लोगों ने अलग थलग कर दिया, भारत ने अलग थलग कर दिया, और फिर ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। समझ आई बात? अलग थलग किसी ने साथ नहीं दिया ना, केवल तुर्की और चोरी छिपे चीन देता रहा, लेकिन पूरी दुनिया किसको साथ देती रही, भारत को साथ देती रही। क्लियर है? तो अलग थलग कर देना, कूटनीति के द्वारा गठबंधन बनाइए, जैसे जैसे चीन को ये दक्षिणी चीन सागर में नियंत्रित करने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने बनाया ना क्वाड, ऑकस भी बनाया गया है, ताकि चीन के मनमानेपन को कंट्रोल किया जा सके। अगर ये गठबंधन नहीं है तो क्या करेगा चीन, हिंसा पर उतारू होगा, जबरदस्ती अन्य देशों का भूभाग, संप्रभु भाग जो है हड़पने का प्रयास करेगा। गठबंधन नहीं समझे, जैसे मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है मोहल्ले में, एक व्यक्ति है शक्तिशाली है, दुश्मन है, उसके विरुद्ध पूरे मोहल्ला के अधिकांश व्यक्तियों का गठबंधन बना लीजिए, वो क्या करेगा, खुद ब खुद शांत हो जाएगा, लड़ेगा ही नहीं, लड़ाई की संभावना ही खत्म हो जाएगी, सब साथ देगा। तो भावी युद्ध के पहले ही, जैसे शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध में क्या हुआ, शीत युद्ध में प्रत्यक्ष अमेरिका, एक तरफ अमेरिका का गुट था, एक तरफ यूएसएसआर का, रसिया का गुट था। इस शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, शीत युद्ध के अंत में जीत किसकी हुई, अमेरिका की हुई। सोवियत रूस का भी खंडन हो गया ना, तो कैसे किया, सोवियत रूस पर अटैक किया अमेरिका, कैसे किया, कूटनीति से यूएसएसआर को अंदर से भी तोड़ दिया और बाहर से भी घेरने का प्रयास किया। ठीक है, शीत युद्ध है। शीत युद्ध के अंत से पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा जो था सोवियत रूस का समर्थक था, अमेरिका के सटे हुई है क्यूबा, तो सोवियत रूस क्यूबा को सहयोग कर रहा था और अमेरिका जो है उसको काउंटर कर रहा था, कह रहा था क्यूबा हमारा पिछवाड़ा है। ठीक है, क्यूबा में हस्तक्षेप, हमारे मामले में हस्तक्षेप है। तो सोवियत रूस नहीं माना, सोवियत रूस का जहाज पूरे हथियार के साथ आगे बढ़ा, कहा जाता है उसमें परमाणु बम भी था। इधर अमेरिका का भी जहाज आगे बढ़ रहा था, समझ आई बात। तो अमेरिका ने तुर्की में लगाया था मिसाइल, तुर्की को नाटो में लेकर के वहां मिसाइल लगाया था, तो उसी के प्रतिक्रिया में सोवियत रूस ने कहां पर, क्यूबा में लगाया था। बात समझ रहे हैं? तो दोनों देश, रसिया और अमेरिका का जहाज डेली बढ़ रहा था एक दूसरे की ओर, समझ में आई बात। सोवियत रूस का जहाज लेकर आ रहा था कहाँ, क्यूबा, अमेरिका का जहाज भी था, आगे बढ़ रहा था, और पूरी दुनिया स्तब्ध थी, चिंतित थी कि कहीं दोनों का युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। और 2 परमाणु बम गिराने के बाद हिरोशिमा नागासाकी का क्या हाल हुआ, पूरी दुनिया देख रही थी, कि पूरी दुनिया त्रस्त थी। ठीक है, एकदम आमने सामने जब जहाज आ गया, युद्धपोत आ गया दोनों का, तब जाके दोनों में समझौता हुआ, दोनों ने अपने अपने युद्धपोत को पीछे करने का निर्णय लिया और ये संकट जो है टल गया। ठीक है, और लड़ने के बाद क्या होता है, विनाश होता है। और विनाश किसका होता है, हारने वाला का या हराने वाले का? दोनों का होता है, मात्रात्मक अंतर होता है ना। जो जीतता है उसका भी विनाश होता है, जो हारता है उसका तो होता ही है। ठीक है, मात्रात्मक अंतर होता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जब बिना लड़े ही बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त किया गया। और आजकल क्या किया जाता है,
मनोवैज्ञानिक युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध किया जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध समझे, आपको इतना भयभीत कर दिया जाएगा, डिमोरलाइज कर दिया जाएगा, ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको लगेगा अरे हम लड़े तो गए। मनोवैज्ञानिक युद्ध, मान लीजिए आपके मन को प्रभावित किया जाएगा तरह तरह की सूचनाओं के द्वारा, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी को, कि आपका उत्साह ही खत्म हो जाए। जैसे बताते हैं, बाली जब लड़ता था किसी से तो क्या होता था, दुश्मन की आधी शक्ति बाली के शरीर में आ जाती थी। कहानी सुने है ना? नहीं, रामायण का एक पात्र है बाली। बाली जिससे लड़ता था ना, तो दुश्मन की आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी। हाँ, मतलब ये कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि बाली में इतना आत्मविश्वास था, वो अट्टहास करता था, इतना अट्टहास करता था कि उसके अट्टहास से दुश्मन समझता था अरे क्या बात है, इतना उत्साहित है, ठीक है, दुश्मन डर जाता था। समझ आई बात? तो राम ने क्या किया, छिप करके उन्हें मारा। किसे? बाली को। जानते हैं ना, छिप कर मारा। और सीधे लड़ाई से क्या होता है, विनाश होता है। तो राम ने छिप कर मारा। हाँ, दो व्यक्ति के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, घर में भी होता है, घर पारिवारिक परिवार में भी होता है। हाँ, परिवार में भी होता है। पिता पुत्र को कंट्रोल करते हैं, उसे मारपीट किए बगैर भी कंट्रोल करते हैं, समझा बुझा करके, अहिंसक तरीके से। अच्छा, कौन पिता अच्छा माना जाएगा? जो मार पीट करके, खूब पीट करके, कूट करके बेटा को रास्ते पर लाए, या फिर समझा बुझा करके कूटनीति के द्वारा, ठीक है, उदाहरण के द्वारा। कूटनीति का मतलब क्या होता है? कूटनीति में नैतिकता तब खत्म होती है जब कूटनीति का उद्देश्य स्वार्थ हो, लोभ हो, लालच हो, ठीक है। जब, लेकिन कूटनीति का उद्देश्य अगर ये है कि युद्ध को टाल देना है, हिंसा को टाल देना है, तो कूटनीति क्या है? श्रेयस्कर है, अच्छा है, ठीक है। कूटनीति आप करते हैं किसी का धन हड़पने के लिए, किसी को जबरन बेवजह किसी के गरिमा को का हनन करने के लिए, वो कूटनीति ठीक नहीं। कूटनीति का उद्देश्य होना चाहिए क्या? अंततः मानवीय उद्देश्य हो तो कूटनीति जायज है। क्या? हाँ, तो वो बहुत बड़ा बड़ा ये तैयारी करने वाला था, उसका नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा, ये सब कह के बस आपको क्या किया, जाओ छोटा मोटा पहले निकाल लो, बस आप तैयारी छोड़ के बोले चले छोटा मोटा निकालने में। छोटा मोटा जब निकल गया, ठीक है, तो हो गया, शादी हो गई, उसके बाद कौन तैयारी करता है? समझ में आई बात? तो चलिए छोड़िए, बिना ये समझ गए ना, बिना लड़े ही युद्ध में दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। और इसका शानदार उदाहरण, और आजकल तो क्या किया जाता है दुश्मन को पराजित करने के लिए, जैसे रूस को पराजित करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा वो ये हाँ, टैरिफ वार शुरू करता है। वो टैरिफ वार भारत के विरुद्ध भी लड़ा, टैरिफ वार छेड़ रहा है। हालांकि अब नरमी आई है अमेरिका में, तो समझ गए। तो ये जो तरीका है युद्ध का तरीका, इसमें क्या है? विनाश ही विनाश है। और आज के समय में क्या, पहले तो वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड में कम घातक हथियार था, कम परमाणु युद्ध, परमाणु बम नहीं था ना उस समय, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आया। लेकिन अब क्या है? परमाणु बम, वही घातक से घातक परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तरह तरह के हथियार, तरह तरह के ड्रोन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त रोबो आर्मी भी आ गया है, रोबोटॉक्स संजय हमारे भारत में। तो ऐसा ऐसा अब जो युद्ध होगा तो क्या होगा जी? भयंकर विनाश होगा, मानवता का विनाश। हाँ, ठीक है, हो सकता है मानवता ही समाप्त हो जाए। तो अब जो है बिना लड़े युद्ध को पराजित करना सर्वोच्च और अनिवार्य हो गया है। दुश्मन से भिड़ना नहीं, कोई और तरीका अपनाइए। क्लियर है?
हाँ, कभी कभी होता है कि आप ये जब कोई आक्रमण कर दिया उस समय हम कूटनीति करेंगे तब तो बस नहीं चलेगा ना काम, तब तो युद्ध करना पड़ेगा। नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि रोग हो, लेकिन जब रोग हो ही जाए तब कहिएगा मिठाई खाने से रोग खत्म हो जाएगा, कड़वा घूंट दवा का पीना ही पड़ेगा। उसी तरह दुश्मन अगर द्वार पर आ जाए, आक्रमण कर दे, अंदर घुस जाए, तब हम कूटनीति करेंगे, समझौता पर उतरेंगे, तब तो युद्ध तय है। शेर आक्रमण कर दिया तो उसको समझाएंगे रुक जाओ, बहुत बाल बच्चे हैं हमारे, सॉरी बाल बच्चे हैं, तुम्हें हिंसा मत करो, ये होगा वो, तो नहीं, उस समय तो हाँ, जब वो अटैक करने से पहले उस शेर जब आ रहा हो, अगर संभावना हो शेर के आने की, हम जाल बिछा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं गोली। लेकिन अगर कभी कभी शेर या बाघ, खासकर बाघ, वो छुप के देखता रहता है। बाघ की क्या चालाकी है पता है, वो कई दिनों तक, कई घंटों तक पीछा करता है, और जब देखेगा एकदम निरापद है अटैक करना तो एकाएक अटैक करेगा। और सिंह जो है वो क्या, वो सीधा वार करता है। और बाघ, चीता रहेगा ऊपर में पेड़ पर, वहां से एकाएक, तो उस समय तो क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, लड़ना आवश्यक हो जाता है। धर्म की रक्षा के लिए ये तरीका है हिंसा, वो नहीं, वो जरूरी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नहीं, जैसे भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले युद्ध को टालने का प्रयास किया, ठीक है, दूत को भेजा ना उन्होंने, हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी समझाए भी, नहीं माना तो हनुमान जी लंका जलाकर चले आए। फिर भेजा अंगद को। महाभारत में भी कृष्ण गए समझाने के लिए, वो दिनकर की पंक्ति है, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। और क्या बोले, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, ठीक है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। फिर उसके बाद बड़ा बढ़िया पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एकदम तय है, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार हो, कोई पार्टी हो, कोई देश हो, कोई संगठन हो, उसका नाश होना है तो सबसे पहले क्या है, विवेक खो देता है अहंकार में, और उसका पतन हो जाता है, ठीक है। कौरवों का पतन हुआ, एक भी कौरव बचे नहीं, क्लियर है। तो ये है, अब हम लोग चले, इस कथन का मतलब तो समझ गए ना। अब हम लोग चले, निबंध कैसे लिखा जाएगा उस पर देखते हैं। भूमिका, मेन बॉडी, उपसंहार। हाँ, बिना लड़े, यही नहीं कह रहा है, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला, सर्वोच्च कह रहा है, सुप्रीम। इसका मतलब और भी तरीका है, उसमें सबसे उच्च कोटि का तरीका है क्या, बिना लड़े। जब लड़ाई होगी तो आपकी भी क्षति होगी ना, भले आप दुश्मन को परास्त कर दिए लेकिन आपकी क्षति होगी ना। तो बेहतर क्या है कि बिना लड़े दुश्मन को अगर परास्त किया जा सकता है तो परास्त करना चाहिए, क्लियर है, ठीक। तो समझ गए, तरीका बहुत है, लेकिन इस तरीके में क्या है, एक युद्ध का तरीका है, फाइट करने का तरीका, जिससे विनाश ही विनाश है, प्रकृति का विनाश है, मानव का विनाश है, भौतिक संसाधन का विनाश है, संबंधों का विनाश है, सांस्कृतिक विनाश है, आर्थिक विनाश है, हर तरह का विनाश है। किसमें, युद्ध बहुत प्रभाव छोड़ता है बहुत दिनों तक, ठीक है। युद्ध कितना विनाश करेगा उस समय समझ में नहीं आता है, बाद में समझ आती है दुनिया को या युद्ध करने वाले को, ठीक है। मान लीजिए गांव घर में ही कोई 2 परिवार भिड़ता है, एक दूसरे का मर्डर कर देता है, उसके बाद क्या होता है, जेल, मुकदमा, और मुकदमे में सारी जमीन, सारा जायदाद बिक गया, जेल में गए, सारा गरिमा, सारा मान सम्मान खत्म हुआ,
उस खानदान का, उस परिवार का, के बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब कुछ खत्म। हाँ, 2 कट्ठा के लिए, कभी कोई 2 धूर के लिए भी लोग लड़ता है, लड़ के 2 धूर के लिए 2 बीघा जमीन बेच देता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग भूमिका। तो ये समझ गए ना, तरीका है, सुप्रीम आर्ट है, कैसे वो बताइएगा आप। उसके बाद लास्ट में क्या देना है, लास्ट में क्या देना है कि कभी कभी युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। और शानदार उदाहरण है कृष्ण का, जो समझाने के लिए आए। रावण का उदाहरण है, पाकिस्तान का उदाहरण है। बार बार हम लोग युद्ध की जगह बातचीत का निमंत्रण देते हैं, बातचीत वार्ता कई बार भारत कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को सह देने से बाज नहीं आता है। और बार बार हमें युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करना पड़ता है। ठीक है, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान से युद्ध हो, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान उत्पन्न कर देता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, युद्ध को टाला जाए। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु से पहले भी पाकिस्तान को मैसेज किया गया था कि जो भी पहलगाम हमले के लिए जिम्मेवार है वो उसे सौंप दे, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी अनदेखी किया। तब ऑपरेशन सिंधु, और ऑपरेशन सिंधु में भी क्या किया गया, नागरिकों को या नागरिक ठिकानों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। तो चलिए अब चलते हैं भूमिका कैसे लिखा जाए, और मेन बॉडी में क्या क्या संदर्भ हो सकते हैं, और उपसंहार कैसे हो, वो सारे बातों पर हम लोग करेंगे। उपसंहार कैसे लिखिएगा लास्ट में, नहीं, युद्ध के द्वारा विनाश होता है, अतः अहिंसक तरीके, कूटनीति, दबाव, भय आदि के द्वारा दुश्मन को परास्त करने का हृदय परिवर्तन के द्वारा प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब युद्ध अनिवार्य होता है, तो फिर युद्ध भी करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि महाभारत का उदाहरण दीजिए, पाकिस्तान का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये चलिए भूमिका, सबसे पहले भूमिका। भूमिका, इसको और क्या कहते हैं, प्रस्तावना। अब इसमें थोड़ा सा भूमिका या प्रस्तावना में क्या दीजिएगा आप, इसका सामान्य तो ये है, एक तरीका मैंने बताया कि सीधे उसका तात्पर्य बता दीजिए। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य इसका, हाँ, बिना हिंसा और रक्तपात के शत्रु को पराजित करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। एक तो ये है, आशय समझा दीजिए, बिना हिंसा या रक्तपात के शत्रु को पराजित कर देना। ठीक है, तो आज पराजित कर देना सुप्रीम आर्ट है, सर्वोच्च कला है। इसमें थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ेगा। जब आशय से, भूमिका में आशय ही केवल दीजिएगा तो विस्तार से थोड़ा समझाना पड़ेगा क्या। ठीक है, दुश्मन को पराजित करने के तरीके में युद्ध परंपरागत तरीका है, जिसमें भारी विनाश होता है, विजेता और पराजित दोनों ही पक्षों का विनाश होता है। ठीक है, और विनाश का मात्रात्मक अंतर होता है। अधिक विनाश पराजित पक्ष का होता है, जबकि विजेता पक्ष का भी विनाश होता है। ठीक है, लेकिन अगर सूझबूझ, कूटनीति, दबाव, भय आदि अहिंसक तरीके से युद्ध को पराजित किया जा सके तो किसी भी तरह के विनाश से बचा जा सकता है। क्लियर है? इसीलिए कहा गया है बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला। सर्वोच्च कला क्यों कहा गया है? क्योंकि लड़ाई से क्या होता है? विनाश होता है। नहीं समझे? तो आप दे दीजिए, आशय में यही दीजिए, युद्ध से विनाश ही विनाश होता है।
ठीक है। लेकिन अगर विनाश और हिंसा के बगैर दुश्मन को पराजित किया जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। किसको, किस चीज का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? दुश्मन को परास्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है लड़ाई हो ही नहीं, या लड़ाई की संभावना को ही टाल देना। नहीं समझे? हिंसा की संभावना को टाल देना क्या है? सर्वोच्च कला है। सर्वोच्च समझिए ना, कला तो बहुत है, सीधे लड़िए, मिसाइल से, परमाणु बम से मिटा दे। जैसे पाकिस्तान को हम, बहुत सारे लोग कहते हैं 2 परमाणु बम गिरा के पूरा पाकिस्तान खत्म, लेकिन उसमें हिंदुस्तान भी खत्म हो सकता है ना। लाहौर पर गिराया जाएगा तो अमृतसर चला जाएगा, और पाकिस्तान वाले गिराएंगे दिल्ली पर तो उसका लाहौर, ठीक है। रेडिएशन होता है दूर दूर तक। तो युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं है, युद्ध को टाल देना और दुश्मन को अपने वश में करना, ये पर सर्वोच्च कला है। क्लियर है? और वो क्या है? अस्थाई होगी। ये समझाना पड़ेगा। शत्रु को पराजित करना, इसमें समझाना पड़ेगा। क्यों? युद्ध से क्या होती है, क्या होता है? हिंसा, रक्तपात और कई तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानवीय संकट होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानवीय संकट उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया कि बिना हिंसा के, बिना हिंसा के अगर शत्रु को पराजित किया जा सके तो वह श्रेष्ठ तरीका है। क्लियर है? अब इसी में आप एक गीत से दे सकते हैं, जैसे भारत में अहिंसक सत्याग्रह, भूमिका भी इससे भी शुरू कर सकते हैं। अहिंसक सत्याग्रह के द्वारा प्रेशर, कंप्रोमाइज, प्रेशर याद है? संघर्ष विराम, संघर्ष या संघर्ष तैयारी, संघर्ष के द्वारा महात्मा गांधी ने क्या किया? एमजी ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया। ठीक है। और भी देशों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, दुनिया के कई देशों में आजादी के लिए संग्राम हुआ, लेकिन वहां भयंकर रक्तपात हुआ। लेकिन हमारे देश में कम से कम रक्तपात कुछ ही अवसरों पर हुआ ना। अंग्रेजों ने गोली चलाया, जालियांवाला बाग या और भाई। तो हमने इतने बड़े देश को आजादी दिलाया, गांधी जी ने आजादी दिलाई। कैसे? अहिंसक सत्याग्रह। अगर हिंसा होती तो क्या होता? भारी विनाश होता ना। हमारा देश सामाजिक विविधता है, जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल में बटा हुआ, क्षेत्रों में बटा हुआ, रंग में बटा हुआ, विचारों में बटा हुआ, उनको एकजुट करना और उनके हाथों में हथियार थमाना और फिर लड़ना संभव था? असंभव ही नहीं कहा जा सकता, काफी कठिन था। ठीक है। तो गांधी, और कठिन था, और हमारे पास हथियार भी तो नहीं था। अंग्रेजों का साम्राज्य कितना बड़ा था, विशाल। द सन नेवर सेट्स इन माय एम्पायर, अंग्रेजी क्राउन का ये कथन है। सूर्य हमारे साम्राज्य में अस्त नहीं होता है। ऐसे साम्राज्य से गुलाम भारत की जनता कैसे लड़ सकती थी हिंसक तरीके से, जबकि इतनी बड़ी विविधता है, डाइवर्सिटी है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? अंग्रेजों को बाहर किया। अहिंसक सत्याग्रह उनकी रणनीति भी थी और कूटनीति भी थी, क्योंकि वो जानते थे हथियारों से हम, हिंसा से हम अंग्रेजों को नहीं भगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अहिंसक सत्याग्रह की रणनीति अपनाई, जो उनकी रणनीति थी, उनका दर्शन था, उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था, उनकी कूटनीति भी थी। कूटनीति क्यों? वे जानते थे हथियार से हम पराजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए कवि प्रदीप ने क्या कहा? दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, दागी न कहीं तोप न गोली चलाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अंग्रेजों ने भी कूटनीति के द्वारा भारत को जीता था ना। यही की शक्तियों को लड़ा करके और फिर दोनों शक्तियों को कमजोर करके फिर उस पर धावा बोलना, उसको जीत लेना। ठीक है।
और भी इसमें लाइन है, शतरंज बिछाकर यहां बैठा था जमाना। अंग्रेज तो सबसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी थे। पूरी दुनिया के अधिकांश भागों पर किसका राज था? अंग्रेजों का। हर जगह कूटनीति के द्वारा। छोटा सा देश है, शायद ग्लोबल वार्मिंग बढ़े तो इंग्लैंड का नामो निशान नहीं रहेगा। कहाँ जाएगी? समुद्र के बीच में है ना, चारों ओर समुद्र है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, समुद्र का सतह बढ़ा तो डूबेगा? नहीं डूबेगा। अरे छोटा सा देश, इतना विशाल विशाल देश को क्या किया? अपने नियंत्रण में ले लिया। तो शतरंज बिछाकर यहां बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। उस्ताद कहा गया क्यों? उन्होंने जो रणनीति अपनाई थी उसका कोई तोड़ नहीं था। मारा वो कस के दाव, उल्टी चली सबकी चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दाव क्या था? अहिंसक सत्याग्रह। ठीक है, उधर देखिए अहिंसक सत्याग्रह में ताकत कितनी होती है। उधर पुलिस खड़ी है, ठीक है, हथियार लेकर, और इधर आप इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य मुर्दाबाद कर रहे हैं और निहत्था है, सीना तान के खड़े हैं। ये अहिंसक सत्याग्रह ये कायरता है या शक्तिशाली का शस्त्र है ना? जो डरपोक रहेगा वो खड़ा होगा जी, जबकि तय है कि उधर से गोली चल सकती है। अब बिना हथियार के वहां खड़े हैं। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो कह रहे हैं, क्योंकि पता है उधर से गोली भी चलेगी, सीना पर लगेगा, फिर भी नहीं भागे। तो ये गांधी जी की जो रणनीति थी वह कूटनीति थी, वह कायरता नहीं थी। अंततः गांधी जी को सफलता मिली। रक्तपात हुआ, हिंसा हुई, लेकिन कम से कम हुई। अगर हम लोग लड़ते तो ज्यादा हिंसा होती। याद कीजिए चौरी चौरा की घटना, 22 पुलिसकर्मी को आंदोलनकारियों ने जलाया। बदले में कहा जाता है सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 176 व्यक्तियों को अंग्रेजी पुलिस ने मारा। समझ में आई बात? तो हम लोग अगर हथियार उठाते तो वो जो स्थिति थी उस पर भयंकर विनाश होता। ऐसा नहीं था कि गांधी जी ना होते तो आजादी नहीं मिलती, आजादी तो मिलती, लेकिन फिर हिंसा और रक्तपात बहुत होता, बहुत लोग मारे। इसलिए गांधी जी को क्या कहा गया? राष्ट्रपिता। क्योंकि अच्छा पिता वही होता है जो चाहता कि अपने बेटे का कम से कम क्षति हो और हमारे बेटे का जान भी बच जाए, जीवन भी ठीक ठाक रहे। तो ये भूमिका में इसे शुरू कर सकते हैं। कौन सा? दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये आप भूमिका में दे सकते हैं, इसे शुरू कर सकते हैं। आगे कैसे जोड़ेंगे? गांधी जी ने क्या युद्ध हिंसा के द्वारा नहीं, अहिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को आजादी दिलाया और कम से कम रक्तपात हुआ। लेकिन अन्य देशों में जहां हिंसा के द्वारा, हिंसक संघर्ष के द्वारा आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वहां भारी मात्रा में हिंसा हुआ, रक्तपात हुआ, और आजादी मिली भी तो आजादी अस्थायी नहीं रही, परमानेंट नहीं रही। कई तरह की विकृतियां उन देशों में आई। ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह की रणनीति अपनाई थी, इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र सफल है। क्लियर है? तो और उसके बाद इसलिए कहा जाता है नहीं, गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को सबसे तरीका क्या लगा? अहिंसा, बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना। क्लियर है? ये दे सकते हैं। उसके बाद ये घटना दे सकते हैं, अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कथा। शानदार उदाहरण, बिना लड़े ही युद्ध अंगुलीमाल को बौद्ध भिक्षु में परिवर्तित कर दिया। एक डाकू को बौद्ध भिक्षु में बगैर शस्त्र, बगैर हिंसा के परिवर्तित किया गया। करने वाले कौन थे? बुद्ध। अब तक 99 व्यक्ति को मार चुका अंगुलीमाल 100वें की तलाश में था। बुद्ध ने उसे बौद्ध भिक्षु में परिवर्तित कर दिया और अंगुलीमाल का पूरा जीवन बदल गया और आसपास के क्षेत्र क्या हो गए? निर्भीक हो गए। ठीक है, इसका खौफ था ना पूरी। तो ये सर्वोच्च कला है। अंगुलीमाल की घटना भी दे सकते हैं। ठीक, और कोटेशन दे सकते हैं।
बहुत सारा कोटेशन है, उसमें ये कोटेशन भी दे सकते हैं, कुछ बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण क्या, जैसे शीत युद्ध का उदाहरण है, यूएसए ने यूएसएसआर को अंततः मात दे दिया बिना प्रत्यक्ष युद्ध के। अगर प्रत्यक्ष युद्ध होता यूएसए और यूएसएसआर में तो क्या होता, भयंकर विनाश होता ना, दोनों के पास परमाणु बम था। क्लियर है? और उदाहरण दे सकते हैं क्या, बिना लड़े ही युद्ध में दुश्मन को परास्त करना। और उदाहरण है जैसे हमारे यहाँ अभी क्या चल रहा है, नक्सलवाद के विरुद्ध आप लोग सुने होंगे। नक्सलवाद क्या मानता है, हिंसा के द्वारा परिवर्तन, हिंसा के द्वारा परिवर्तन। तो नक्सलवाद के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया क्या है अभी जानते हैं? सरकार की प्रतिक्रिया, अभी घटना सुन रहे होंगे, मीडिया में छाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई को काफी तेज कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन कर देना। तो सरकार की प्रतिक्रिया जो है नक्सलवाद के विरुद्ध दो है, एक जो मान जाए उसको क्या करना है, पुनर्वास, उसको समाज की मुख्य धारा में ले आना है, तो आत्मसमर्पण कर दे। और जो नहीं माने उसके लिए हिंसा, उसके लिए सेना खड़ी है लड़ने के लिए। और अभी एक बहुत बड़े नक्सली नेता मारे गए हैं, चर्चा में नाम सुने, क्या नाम है, मांडवी हिडमा, जो बहुत सबसे बड़े नक्सली कमांडर माने जाते थे, वो मारे गए हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है सरकार का, हिंसा, पुनर्वास। हिंसा के द्वारा क्या होगा, एक नक्सली मरेंगे तो और भी उसके परिवार में या उसके मित्र बंधु वगैरह खड़े होंगे, आज न कल खड़े होंगे, क्योंकि नक्सलवाद एक विचार है, व्यक्ति के मरने से कोई विचार मरता नहीं है, उस विचार को लेकर फिर कोई और व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। तो उस विचार को कैसे, अहिंसक तरीके से, विचार से, पुनर्वास से, ठीक है, विकास से, उस क्षेत्र के विकास से, आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है? दो तरीका है ना, या तो नक्सलियों को मारिए हिंसा, या फिर नक्सलियों को के विचार को बदलिए। जिन क्षेत्रों में नक्सली सक्रिय है उन क्षेत्रों का विकास कीजिए, नक्सलियों से बातचीत कीजिए। तो कौन तरीका सर्वश्रेष्ठ है? पुनर्वास, बातचीत। क्लियर है? तो ये भी भूमिका में दे सकते हैं। तो भूमिका में इन ये सारे घटनाओं से वगैरह वगैरह से आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, कोई एक दे सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए ये मेन बॉडी में एक और यहाँ ये जो है ये चाइनीज सैन्य रणनीतिकार थे सुन त्जू। सुन त्जू, ठीक है, चाइनीज रणनीतिकार थे सुन त्जू, उन्हीं का कोट है ये, सुन TZU, इन्हीं का की एक रचना है द आर्ट ऑफ वार। क्या है? आर्ट ऑफ वार। इसी में कहा गया क्या, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही दुश्मन को युद्ध में परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो हाँ, तो ये भूमिका में ये भी दे सकते हैं, इससे शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? चले अब मेन बॉडी। एक ये है, घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है, बुद्ध ने कहा। इस स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं। घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है, बुद्ध ने कहा था। क्यों कहा था?
क्योंकि कोई घृणा करता है तो आप भी घृणा करेंगे, तो आप घृणा करने वाले को कभी पराजित नहीं कर सकते हैं, कभी भी अपने वश में नहीं कर सकते हैं। मार पीट करके हिंसक तरीके से उसको अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन वो वश में अस्थायी रूप से नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेम के द्वारा उसे वश में करते हैं तो वो अस्थायी होगा। क्लियर है? शेर को मार पीट करके कोई वश में कर सकता है? नहीं, बांध के रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेर के साथ खेलते हैं, शेर उसके साथ भी खेलता है। बाबा आमटे का नाम सुने? बाबा आमटे कई शेर को पालते थे और शेर के साथ खेलते थे। एकदम बूढ़ा, हाफ पैंट और वो गंजी पहने हुए खेलते थे। वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। बाबा आमटे कोई बहुत बड़े शक्तिशाली वो मल्ल युद्ध करने वाले या बहुत बड़े फाइटर नहीं थे। समझ में आई बात? तो ये भी दे सकते हैं। एक कोटेशन है, अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है जो मानवता के पास है। यह मनुष्य द्वारा रचित किसी भी विनाशक हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये गांधी जी का कोटेशन है। क्या है? अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है जो मानवता के पास है, और यह मानव द्वारा आविष्कृत या रचित किसी भी विनाशक हथियार से ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि विनाशक हथियार जो है वो विनाश करता है, समस्या का समाधान नहीं देता है। लेकिन अहिंसा के द्वारा समस्या का क्या होता है? समाधान होता है, और अस्थायी समाधान होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट मैंने कहा? घृणा को प्रेम के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, जीता जा सकता है। फिर गांधी जी का स्टेटमेंट क्या? अहिंसा ही मानवता के पास अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है जो मानवता के पास है। यह मनुष्य द्वारा रचित किसी भी विनाशक हथियार से अधिक शक्तिशाली है। हो गया? इस तरह आप शुरू कर सकते हैं। ये हो गया भूमिका। इसके बाद मेन बॉडी में चलते हैं। मेन बॉडी में सेक्टोरल अप्रोच अपनाते हैं। कोई दिक्कत? सेक्टोरल अप्रोच कैसे होगा? हाँ, सेक्टोरल अप्रोच में थोड़ा ऐतिहासिक पर ये शुरू करेंगे, या फिर जैसे भी कहें आप, कैसे शुरू करें बोलिए? मुख्य भाग, ऐतिहासिक मुख्य भाग। हाँ, पौराणिक भी दे सकते हैं। मेन बॉडी, पौराणिक, पौराणिक पौराणिक में जैसे महाभारत। लेकिन महाभारत की कथा को जोड़ना इससे थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि महाभारत में युद्ध हुआ है, युद्ध के द्वारा कौरवों को पराजित किया गया है। लेकिन युद्ध के द्वारा कौरवों को पराजित करना काफी कठिन था। कृष्ण ने अपने कूटनीति के द्वारा क्या किया? कौरवों को एक एक करके पराजित किया, और पांडवों की सेना कम थी, फिर भी पांडवों को जीत हासिल हुई। किसके बल पर? पांडवों की शक्ति के बल पर, या कृष्ण की कूटनीति के बल पर? कृष्ण की कूटनीति के बल पर। ऐसे शुरू करना पड़ेगा आपको, थोड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, महाभारत की घटना आप ये देख सकते हैं। रामायण में युद्ध की सर्वोच्च कला क्या है? बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना, और ऐसा प्रयास किया गया राम के द्वारा। लेकिन फिर युद्ध तो हुआ, ये सटीक नहीं बैठता है। सटीक बैठता है ऐतिहासिक में बुद्ध। सबसे सटीक क्या है? बुद्ध अंगुलीमाल। जब भूमिका में दीजिएगा तो मेन बॉडी में रह दीजिएगा। है बुद्ध और अंगुलीमाल की घटना। उसके बाद नहीं, एक बार सीधे गांधी जी यहाँ पर कहे चला है। उसके बाद देखिए, नंदों का विनाश चाणक्य ने कैसे किया? लगातार युद्ध के द्वारा, या कूटनीति, छल,
क्या किया? विद्रोह करा दिया मगध में। फिर कम से कम युद्ध के द्वारा नंद के साम्राज्य को क्या किया? चाणक्य ने पराजित कर दिया। समझ में आई बात है? क्या हुआ? तो एक तो बुद्ध, दूसरा मौर्य साम्राज्य का उत्थान, और मगध का पतन में चाणक्य ने क्या युद्ध की जगह ज्यादा जोर किस पर दिया? किस पर दिया? कूटनीति पर। और मगध में आंतरिक विद्रोह कराने पर जोर दिया, लोगों को जगाने पर जोर दिया, ताकि लोग, प्रजा वर्ग खुद ही नंद के विरुद्ध विद्रोह कर दे। और जब विद्रोह आरंभ हुआ तो फिर चंद्रगुप्त ने अटैक करके नंद को परास्त कर दिया। और फिर नंद के कई अधिकारियों को, अमात्यों को चाणक्य ने क्या किया था? अपने पक्ष में किया था, गुप्त सूचना लिया था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में ही सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को समझ में आया हिंसा के द्वारा जीत को अस्थायी बनाया नहीं जा सकता है। तब उन्होंने क्या किया? भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष। और आज अशोक को हिंसा के लिए जाना जाता है या अहिंसक धम्म घोष के लिए जाना है? हाँ। कहां से? सोवियत रूस से लेकर भारत तक भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष। सम्राट अशोक का उदाहरण दे सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद आइए तीसरा, ऐतिहासिक में ही चलते हैं। उसके बाद आइए मुगल साम्राज्य, अकबर। अकबर ने स्थानीय रजवाड़ों को अपने पक्ष में करने के लिए युद्ध की नीति अपनाई, लेकिन युद्ध की नीति उतनी कारगर नहीं हुई। राजपूतों के साथ उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई थी? सुलह ए कुल। नहीं, वो ज्यादा स्थायी हुआ ना। राजपूत मुगल साम्राज्य के क्या हुए? मजबूत पिलर बन गए ना, मजबूत पिलर बने रहे ना। सुलह ए कुल, तो सुलह ए कुल क्या है जी? हिंसक नीति थी, अहिंसक। इससे क्या हुआ? राजपूतों से कम युद्ध लड़ना पड़ा, एक दो राजपूत से ही लड़ना पड़ा, बाकी राजपूत स्वतः मुगल साम्राज्य के झंडे के तले चले आए। अंतिम तक क्या बने रहे? पिलर बने रहे। ठीक है। तो सम्राट अशोक का उदाहरण, अकबर का भी उदाहरण दे सकते हैं, बादशाह अकबर। उसके बाद इतिहास में चले आइए, सॉरी इतिहास में तो है ही, शीत युद्ध का भी उदाहरण दे सकते हैं। अभी मैंने बताया शीत युद्ध में यूएसए और यूएसएसआर का उदाहरण दे सकते हैं। यूएसए ने यूएसएसआर का क्या किया? विघटन कराने में यूएसए को सफलता मिली। आंतरिक विद्रोह करवाया यूएसएसआर में, और यूएसएसआर के सामने बहुत बड़ा ये मानदंड तय कर दिया अपने नागरिकों को, या यूएसए के तौर तरीकों में, जीवन शैली में काफी परिवर्तन आया। क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट हुई। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को टाला गया। यूएसएसआर का विघटन जो है वो आंतरिक कमजोरियों से हुआ, और आंतरिक कमजोरी को यूएसए ने उभारा, उसकी खुफिया एजेंसी ने, उसको काफी सफलता मिली। ठीक है। अब आधुनिक युग में आप देखिएगा कि बिना सैन्य संघर्ष के कई ऐसे तरीके हैं जिससे ये पराजित किया जाता है लोगों को आधुनिक युग में। और भी तरीका कैसे? जैसे साइबर वार। क्या? साइबर वार, साइबर वार, सूचना युद्ध या संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर देना। किसके? दुश्मन देश के संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर देना, इंफॉर्मेशन फैला देना,
हाँ, AI भी आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जाता है दुश्मन देश के विरुद्ध। जैसे ये तरीका भी खूब लगा अपनाता है कौन? अमेरिका। टैरिफ वार, ट्रेड वार, अमेरिका को काफी सफलता भी मिलती है। भारत भी पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक तरीका में क्या होता है? जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। किसको? जनमत को। जैसे मान लिया अमेरिका किसी देश पर अटैक कर रहा है, तो उस देश में मीडिया में ऐसी ऐसी बातों को प्रचारित किया जाएगा जिसमें अमेरिका के शक्तिशाली होने की बात को दिखाया जाएगा, ताकि जो दुश्मन देश है वो खुद हथियार डाल दे। उसकी जनता सरकार से डिमांड करे कि हमें युद्ध नहीं करना है, युद्ध में विनाश होगा। क्लियर है? तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी, या फिर दुश्मन देश को अलग थलग कर देना। दुश्मन देश को, पाकिस्तान को हमने किया, सार्क में अलग थलग कर दिया, अलग थलग कर देना। ठीक है? साइबर वार समझ है ना? विरोधी देश के विरुद्ध सूचनाओं का युद्ध, विरोधी देश के बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देना, एनर्जी सिस्टम को ध्वस्त कर देना, ठीक है, एयर ट्रैफिक सिस्टम को ध्वस्त कर देना। वायरस पढ़ाए ना, साइबर वायरस। तो ये साइबर वार हो गया। जैसे बहुत जगह अब क्या कहा, ये गठबंधन भी बनाया जाता है। गठबंधन बना करके युद्ध की संभावना को टालने का प्रयास किया जाता है। जैसे चाइना की मनमानी में, दक्षिणी चीन सागर में चाइना जो मनमानी करता है, या इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है भारत, कुछ देशों ने ऑकस बनाया है, और क्वाड जिसमें भारत भी है। जैसे सार्क को पाकिस्तान चलने नहीं देता था, ठीक है, सार्क में पाकिस्तान भी था ना, तो पाकिस्तान को माइनस करके हम लोगों ने बना लिया क्या, बिम्स्टेक। और भारत बिम्स्टेक को ज्यादा तरजीह दे रहा है। ठीक है? और फिर अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? रसिया, इंडिया, चाइना एक मंच पर आया अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए? नहीं आया है। संघाई सहयोग संगठन का जो चीन में हुआ बैठक, उसमें देखे शी जिनपिंग, मोदी और एक तरफ पुतिन थे, तीनों हाथ से हाथ मिलाकर खड़े थे, याद है? तो ये भी प्रयास किया जाता है। उसके बाद सॉफ्ट पावर अपना दिखाया जाता है। सॉफ्ट पावर में होता क्या है कि जो पड़ोसी देश हैं, जो हो सकता है शत्रुता पाल रखे हो, तो उनको कर्ज दिया जाता है, या उनको प्रभावित करने का, आर्थिक रूप से प्रभावित करने का, या अन्य तरीकों से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे चीन ने क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें क्या था, बहुत सारे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना निवेश करता है, और फिर जब वो देश कर्जदार हो जाता है तो चाइना के कंट्रोल में जाता है। जैसे मालदीव को किया चाइना ने, श्रीलंका को किया चाइना ने, बहुत सारे देशों को चाइना कर रहा है। चाइना ने भारत को घेरने के लिए क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये आ रहा है ना बोर्ड, आ रहा है ना, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है। इसमें तो कहीं युद्ध ये नहीं है, भारत को भयभीत करने के लिए। तो भारत ने भी क्या किया, नेकलेस ऑफ डायमंड, हीरो की हार वाली पॉलिसी। ये क्या पॉलिसी, इसमें कहीं पर है युद्ध नहीं, ना हिंसा नहीं है। चाइना चाहता है पहले ही भारत को एकदम डरा कर रखे, भारत भी चाहता है चाइना को डरा कर रखे। तो इस क्रम में क्या होता है, युद्ध नहीं, युद्ध टल जाता है। क्लियर है? अब भारत भी पड़ोसी को या अन्य को प्रभावित करने के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाया है। सागर
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हिंद महासागर के देशों में सहयोग और विकास की रणनीति को अपनाकर हिंद महासागर के देशों को अपने पक्ष में लेना। सागर को ही इस मार्च 2025 में बढ़ा करके महासागर, इसमें हिंद महासागर से आगे भी है म्यूचुअल एंड एडवांसमेंट होलिस्टिक, म्यूचुअल एडवांसमेंट एंड होलिस्टिक अक्रॉस, सॉरी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, ऐसा ही कुछ है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, मार्च 2025 में इसी साल घोषणा की गई है। सागर को ही बढ़ाकर महासागर की पॉलिसी, ठीक है, विभिन्न देशों के, ग्लोबल साउथ के देशों का अपने प्रभाव में लेना, ये भारत की पॉलिसी है। इसमें कहीं हिंसा है? जैसे भारत ने क्या वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनाया, कौन? वैक्सीन डिप्लोमेसी, बहुत सारे देशों को वैक्सीन दे करके कोरोना काल में सहायता करके अपने सॉफ्ट पावर का विस्तार किया। सॉफ्ट पावर समझ ना, हार्ड पावर होता है मारपीट करके, दंड दे करके, सॉफ्ट पावर प्रभावित करके, मदद करके, सहयोग करके किसी को अपने पक्ष में करना। क्लियर है? हाँ, अब जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदी कंपनी से उलझती नहीं है। क्या करती है? उलझती नहीं है, उलझती नहीं, क्या करती है? अपने ब्रांड की क्वालिटी को बढ़िया बनाती है, क्वालिटी को बढ़िया बनाती है, और क्या, प्रचार प्रसार पर जोर देती है, प्रत्यक्ष उलझती नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है, इनोवेशन करती है, नवाचार, कस्टमर को अपने पक्ष में करने के लिए। क्लियर है? एक नैतिक दार्शनिक पहलू भी है। नैतिक दार्शनिक पहलू ये है कि भाई अगर दुश्मन को जीतना है तो सबसे बढ़िया उपाय है अहिंसा। ठीक है, क्या है? अहिंसा। जैसे कृष्ण ने हिंसा का महिमा मंडन नहीं किया, उन्होंने युद्ध को अंतिम विकल्प माना, राम ने युद्ध को अंतिम विकल्प माना, ठीक, बुद्ध ने भी युद्ध को अंतिम विकल्प माना। ये मेन बॉडी हो गया ना, कोई दिक्कत? मेन बॉडी में फिट एक और दे सकते हैं। आजादी के बाद हम लोगों ने हिंसा की रणनीति अपनाई कि अहिंसा की, तब ना हम लोगों ने ना तो यूएसएसआर में शामिल हुआ ना यूएसए के गुट में शामिल हुए। हम लोग क्या किए? नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब मेन बॉडी में ही आप दीजिएगा, टर्निंग लीजिएगा। टर्निंग मतलब क्या चुनौती है इस कथन में, क्या सीमाएं हैं इस कथन की, क्या सीमाएं हैं? इस कथन की क्या सीमाएं हैं, क्या चुनौती है, जिसको हम टर्निंग भी कहते हैं। थोड़ा ये युद्ध, कभी ऐसा अवसर आता है, ठीक है, जब युद्ध करना पड़ता है। जैसे चुनौती, बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, लेकिन चुनौती है, इस कथन की चुनौती भी है, सीमाएं भी है इस कथन की। सीमाएं क्या है भाई? सीमाएं क्या है? कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब युद्ध को टालना असंभव हो जाता है और युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, फिर कोई सर्वोच्च कला नहीं, तब उस समय सर्वोच्च कला क्या है? हिंसा। ठीक है, दीजिएगा इस प्रकार सारा उदाहरण देके दीजिएगा। इस प्रकार अहिंसक रणनीति, अहिंसक तरीका जो है वह सर्वोच्च तरीका है, जिसमें कम से कम क्षति और कम से कम रक्तपात होता है। लेकिन कई ऐसे अवसर आते हैं जब हिंसक युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जिस तरह रोग आ जाने पर दवाई का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, उसी तरह जब दुश्मन आक्रमण कर दे तो उस समय हिंसक युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है,
तो उदाहरण आप दीजिएगा कई बार, राम रावण बड़ा उदाहरण दीजिएगा, यहां पर सटीक दे सकते हैं, पांडव कौरव, रश्मि रथी की लाइन सब भी दे सकते हैं। और आधुनिक काल में अपना भारत और हम लोग बार बार पाकिस्तान को क्या करते हैं, वार्ता करते हैं ना, सुधर जाओ, नहीं मानता है तो अंत में हिंसा विकल्प। जैसे नक्सल कौन है, पाकिस्तान की आर्मी है कि भारत के ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं ना। तो नक्सली से सरकार बातचीत करती है, लेकिन बातचीत से अगर नक्सली मुख्य धारा में नहीं आते हैं तो फिर हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। नक्सली जब हिंसा करते हैं तो उसका जवाब सरकार को हिंसा से देना पड़ता है। क्लियर है? तो इस प्रकार क्या दीजिएगा, युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, युद्ध में भयंकर विनाश होता है और युद्ध से की जगह कूटनीति, दबाव, भय, मनोवैज्ञानिक युद्ध या अन्य तरीकों का सहारा लेना श्रेयस्कर है। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। ये कंक्लूजन हुआ, ठीक है, ओके। सीख की एक मिनट, सीख उपसंहार तो यही हुआ, कंक्लूड कीजिएगा ना, चुनौतियां सीमाएं से उपसंहार शुरू हो गया, कंक्लूड किया, लास्ट में क्या दीजिएगा, युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि युद्ध से जीत अस्थायी नहीं होती है और काफी विनाश होता है। बिना लड़े ही युद्ध लड़े ही दुश्मन को परास्त करना श्रेयस्कर है, लेकिन कभी कभी युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में अनिवार्य हो जाता है, तब युद्ध असंभावी हो जाता है। फिर भी युद्ध को यथासंभव टालना ही उचित है। क्लियर है?